हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय क्लासेस। और हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन के जो वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें याद रहना चाहिए। मे बी 1 मार्क क्वेश्चन हो या आपका बोर्ड में आने वाला MCQ हो। तो कितनी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए किसी भी MCQ को करेक्ट करने के लिए। तो देखिए, लेक्चर नंबर आपका 4 यहां पर मैं बात कर रहा हूं। क्विक रिवीजन में लेक्चर नंबर 4 है और यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फिलक्स की। मेन जो चैप्टर है यहां पर आपका वो है गॉसेस लॉ। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें करनी चाहिए वेक्टर एरिया से। किससे करनी चाहिए? वेक्टर एरिया, या आप लिख सकते हो एरिया वेक्टर। बोथ आर सेम थिंग, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया। तो एरिया वेक्टर, इफ डेफिनेशन कैसे देंगे? इफ एरिया possess रखता, if area possess magnitude as well as direction, it is called area vector या वेक्टर एरिया, जो अच्छा लगे वो कहते हैं। अब बात समझ में आनी चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई सीधा यहां पर क्वेश्चन होगा इसका डायरेक्शन क्या है। The direction of area vector is perpendicular to its plane, यानी कि A वेक्टर ऐसे लिखोगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये, इसकी वैल्यू A है, लेकिन वेक्टर A इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर इसको इसकी टर्म में लिखें तो आपको लिखना होगा n कैप E। n कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ। कहां पर? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर? इफ एन एरिया possess magnitude as well as direction, then it is called area vector. Its direction is normal to its plane. सिंपल ही बात। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म हमें और जाननी पड़ेगी, वो है सॉलिड एंगल। ये भी टर्म जान लीजिए। इस सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल ये है, ये सर्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्फीयर मान रहा है। स्फीयर की सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया और एरिया की पेरीमीटर के सभी पॉइंट्स, ये सरफेस के सभी पॉइंट हमने यहां मिला दिए। तो ये कुछ 3D फिगर, कोन की फॉर्म में फिगर बनाएंगे। ये एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। और उसका डिनोशन अगर छोटा है तो आप डी ओमेगा लिखते हैं या डेल्टा ओमेगा, डी ओमेगा लिखते हैं। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है और इसका सेंटर है तो सॉलिड एंगल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड by the elementary surface area of a spherical shell at the center of that spherical shell. Spherical shell के छोटे से सरफेस एरिया, उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। 3D लुक हुआ, यानी कि कोन की टर्म में बनेगा। आप सारे पॉइंट को मिला, 2 ही दिखा रहा हूं लेकिन सारे पॉइंट को मिलाएंगे आप तो ये बनेगा। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो सॉलिड एंगल का फार्मूला आप लिख सकते हैं dA/r²। dA ये एरिया है और r क्या है? इसकी रेडियस है।
इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। ये फार्मूला आराम से लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये O पॉइंट है, स्फेरिकल सरफेस ना देकर इस टाइप की फिगर है, इस टाइप की फिगर है। ये P पॉइंट है, O से P पॉइंट का डिस्टेंस या वेक्टर फॉर्म में ये कितना है? वैल्यू में R, और वेक्टर OP को हमने दिखाया R से। ये वेक्टर एरिया, R का डायरेक्शन क्या जा रहा है? ये, और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन क्या है? ये एंगल है थीटा। अगर इस फिगर को समझना चाहो तो जो आपने देखा होगा कभी किसी फिल्म में, या आपने कोई चने वाला चने बेच रहा हो तो वो एक कागज को इस तरीके से बनाता है। देखिए एक पेपर है, और मैं पेपर को अगर फोल्ड करता हूं इस तरीके से, अब ध्यान से देखिएगा, ये एरिया A है, ये पॉइंट O है, इसका बीच का मान लो P है, बिल्कुल सेंटर पे मान लो P है, तो O से P तो डायरेक्शन ही जाएगा, लेकिन वेक्टर एरिया इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके प्लेन के नॉर्मल होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये फिगर दिखाना क्या चाहता हूं। ये O है और ये P है सेंटर, O से P तक का डायरेक्शन वेक्टर R बता रहा हूं, और इस प्लेन से मैं कह रहा हूं एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस समय अगर आपको डी ओमेगा लिखना हो तो आप डी ओमेगा कैसे लिखेंगे? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसके लिए। और डी ओमेगा कहां है? मैं दिखा रहा हूं, राउंड से दिखाएंगे, 3D लोग है ये, राउंड से दिखाएंगे, ये डी ओमेगा है। और डी ओमेगा कितना होगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। ये चीजें आपको सॉलिड एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। अब एक पॉइंट और है यहां पर, सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू, सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू, इस फार्मूला लगा लेते हैं। अगर आप सारा एरिया और ले लीजिए आपस में, तो शायद ये जो कोन की तरह एंगल बन रहा है और बढ़ जाएगा। तो आप कितना एरिया ले सकते हो? कंप्लीट ले लो आप एरिया। तो ये डी ए मैक्सिमम अपॉन उसी स्फेरिकल सरफेस की रेडियस का स्क्वायर। अब डी ए मैक्सिमम कितना होता है? 4 पाई, पूरा एरिया ले लिया, अपॉन आर स्क्वायर, कितना आया? 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होती है, ध्यान रखिएगा। बोले सर ये काम कहां आती है? इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ डिस्कशन करना उसके काम में आएगी, और उससे कुछ फाइंड करना वहां भी काम में आएगी। लाइट के केस में भी काम में आएगी। जब आप टेबल लैंप को देखते हो तो छोटा लाइट का कोनिकल एंगल में लाइट गिरती है, सॉलिड एंगल कम है वहां पर। लेकिन एक ग्राउंड में एक ओपन बल्ब लगा हो जो ग्लो कर रहा हो, तो वो लाइट एमिट करेगा ज्यादा सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल यहां पर बात कर रहे हैं, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। 3 डायमेंशनल फिगर बन रही है यहां पर। एक जो कोन बन रहा है, वो कोन की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लेन एंगल नहीं है। सन को देखिए, सन हर एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर एक डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है। तो हम आपसे पूछें कि आखिर सन
कितने सॉलिड एंगल में लाइट को एमिट करता है? आंसर होगा 4 पाई स्टेरेडियन। आइसोट्रोपिक जो लाइट एमिशन है वो आइसोट्रोपिक है, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट होती है सन से, वो सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहां पर सॉलिड एंगल की बात खत्म होती है और हम अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ प्लेन, कोई सरफेस या प्लेन, is defined as the number of electric lines of force passing through that plane। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस प्लेन से कितनी लाइनें पास हो रही हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए टर्म दी जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी प्लेन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट प्लेन। आखिर उस प्लेन से कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो बोले सर मेजरमेंट कैसे करेंगे इसकी? आसान है, देखिए पहले आप देख लीजिए, इसे ऐसे रखा तो 1 2 3 शायद दिख रही है आपको, अगर नंबर में दिखाऊं। अगर इसी एरिया को मैं ऐसे रख देता तो 1 2 3 4 5 पास हो रही है, और इसी एरिया को अगर मैं ऐसे रख देता तो कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है। इसका सीधा मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि उस प्लेन को फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे रखा गया है, भले ही एरिया कितना हो। तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो देखिए फार्मूला। तो दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ये बताएगा कि उस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और ये इस बात पे भी डिपेंड करेंगी एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यों डिपेंड करेंगी। हायर वैल्यू आप लेंगे इंटेंसिटी की, इसका सीधा मतलब होता है लाइन कम्स क्लोजर, यानी लाइन पास पास होंगी, और कम है फील्ड लाइन दूर दूर होंगी। अब यार पास पास होंगी तो ज्यादा उस एरिया से पास हो जाएंगी, और दूर दूर होंगी तो कम नंबर पास होगा। तो यहां पर इस कौन सा फार्मूला डिसाइड करेगा वो देखिएगा। फिलहाल डायग्राम बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल एक लाइन नहीं है, आप समझ सकते हैं और भी लाइन है। ये वो एरिया है, वेक्टर एरिया, इसे ए लिख रहा हूं और इसे थीटा लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फाई की वैल्यू आएगी ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ए इस प्लेन एरिया का मैग्नीट्यूड, और थीटा ध्यान रखिएगा थीटा क्या है, थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल है। लेकिन क्वेश्चन में प्लेन से दिया होता है, मैं दिखा रहा हूं, मैं कई बार क्वेश्चन घुमा देता है। एंगल ये दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्लेन ई से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, फ्लक्स बताइए। ई भी दिया है, ए भी दिया है, एंगल दिया है, 60 रख दिया आपने, आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये एंगल प्लेन के साथ नहीं है, वेक्टर एरिया और ई के बीच है। तो आप इस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 90 माइनस दिस कर दिए, ये वैल्यू आएगी 30 डिग्री। और इस फार्मूले में यूज करते समय आप यहां पर 30 रखेंगे, ना कि 60, जबकि क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि a plane makes an angle 60 डिग्री with the electric field और आप 60 डिग्री का एंगल फॉर्मूला में रख के चले गए, आपका आंसर गलत हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा कहेगा। लेकिन इसे हटा देता हूं यहां से। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। और क्वेश्चन में दिया होगा, अक्सर अधिकतर ऐसा होता है, प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, तो फिर वो वेक्टर A कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में वेक्टर एरिया से एंगल बता रहा है या प्लेन से बता रहा है। वेक्टर एरिया प्लेन के नॉर्मल होता है। अब आ जाओ यूनिट पर। इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी मीटर। तो कितनी आएगी भाई? यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक और आ सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट अपॉन मीटर। कौन से फार्मूले से? E इज इक्वल टू V अपॉन D। V पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट, D डिस्टेंस यूनिट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी हो गई? वोल्ट अपॉन मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? वोल्ट इनटू मीटर। तो ये बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। राइट द नेम ऑफ अ क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट इनटू मीटर। तो भैया गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मत लिख देना। द यूनिट, द क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये टी रेशियो इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट इनटू इसकी यूनिट। अब ये वेक्टर ध्यान दीजिएगा, एरिया भी वेक्टर ए और ए ई ए cos थीटा। तो आप ये भी लिख सकते हैं E डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब यही क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, तो 4 नाम दे दे। तो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे। अब मान लीजिए छोटा सा एरिया होता तो ये भी चलेगा फार्मूला, d phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा या d phi इज इक्वल टू E डॉट dA, ये भी चलेगा। ध्यान रखिएगा, छोटा सा एरिया लिया तो ये भी। ये बात रही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है और नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, वो भी आप समझ लीजिए। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, आपको मालूम होना चाहिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? आउटवर्ड है। ऐसा फ्लक्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। क्यों? मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। अगर ये माइनस क्यू होता तो कैसी लाइनें आती? तो इनवर्ट आती। तो भाई दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? मान लीजिए जितनी लाइनें यहां है कितनी है, नंबर तो वही है, लेकिन इसमें फर्क आ रहा है। इसमें लाइनें बाहर जा रही हैं, इसमें लाइन इन हो रही है। ये आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स कैसा लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे। और ये इनवर्ड फ्लक्स है, ये कैसा लेंगे आप? नेगेटिव। ये ध्यान रखिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई, अब आ गई मेन टर्म गॉसेस थ्योरम। ध्यान से सुनिएगा कि गॉसेस थ्योरम क्या है।
गॉसेस लॉ कह दो या गॉसेस थ्योरम कह दो, दोनों ही बात एक ही है। ध्यान रखिए, गॉसेस लॉ भी कह सकते हो, गॉसेस थ्योरम भी कह सकते हो। ये कोई क्लोज सरफेस है, दैट इज क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q प्लस Q। तो फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी सरफेस से? ये सरफेस आप कह सकते हो क्लोज सरफेस कौन? S। दिस इज phi इज इधर लिख देता हूं, phi इज इक्वल टू 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q की जगह मैं सिग्मा Q ले रहा हूं। अगर आप एक नहीं दो चार्ज होते तो उनका एडिशन करना होता। मैंने डायग्राम आपको क्यों दिखाया है, एक से दाहिने बनाना आसान हो रही थी मुझे। अगर 2 4 6 चार्ज है तो यहां पर आप उनका अलजेब्रिक सम करेंगे। फिलहाल स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम की जरूरत नहीं है, केवल सिंगल चार्ज का बनाया है, लेकिन वहां पर मैंने क्या लिखा है? सिग्मा क्यू। 2 4 6 हो तो सबको अलजेब्रिक सम करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बोर्ड में पिछले 20 सालों में 10 बार से ज्यादा आ चुका है। तो आप जरा इसकी स्टेटमेंट को समझिएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the 1 upon k epsilon naught times 1 upon k epsilon naught times to the net net charge enclosed. Suppose this is Q1, this is Q2, this is Q3. Net charge enclosed by that closed surface. फिर से सुनिएगा, मैं डायग्राम को चेंज कर देता हूं। बिना डायग्राम के हमें ये बताना हो कि इससे कितनी लाइनें पास होंगी, वो गॉसेस थ्योरम से कैलकुलेट की जा सकती है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इंपॉर्टेंट टर्म है। The total electric flux through any closed surface is equal to the 1 upon k epsilon naught times to the net charge enclosed by that closed surface. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस टोटल चार्ज के जो इस सरफेस ने घेर रखा है, यानी इसके अंदर हैं। बाहर वाले काउंट नहीं होंगे जितने ये हैं। सिग्मा क्यू का मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो दिस इज गॉसेस थ्योरम वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आया बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर, क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कितना चार्ज घेरा गया है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि 1 होता है। तो ये भी हो सकती है एयर और वैक्यूम के लिए। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो फाई का मतलब हो जाएगा ये। तो ध्यान रखिएगा कि ये वैक्यूम के लिए किसी के लिए भी है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
और कितना चार्ज घेरा गया। ये किस बात पर डिपेंड नहीं करती है, वो है शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend on the shape and size of the Gaussian surface। और इनका नाम इतना अच्छा है इस क्लोज सरफेस को, इन्हीं का नाम दे दो, that is Gaussian surface। इसके ना तो शेप पर डिपेंड करती है और ना ही साइज पर डिपेंड करती है। अब आपको यहां पर देखिए, ये प्लस क्यू है, अब ये साइज ले लो, तब भी जितनी लाइनें मान ली है, एक सपोज यहां कह रहा हूं इतनी लाइनें, अब बड़ा सरफेस ले लीजिए, लाइन तो उतनी है, तो ना तो ये आप टेढ़ी मेढ़ी फिगर ले लीजिए, तब भी तो लाइनें उतनी पास हो रही हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के ना तो शेप पर डिपेंड करता है और ना साइज पर। यानी उसने कई बार क्वेश्चन आया, 1 मीटर की रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, फ्लक्स है 5, तो 2 मीटर की अगर रेडियस का होता तो कितना होता, इतना ही होता 5, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसके बाद जब फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनको आप अगर कर सकते हैं तो बहुत जल्दी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, चाहे 1 मार्क क्वेश्चन हो, चाहे आपका एमसीक्यू हो, कहीं लगाना होगा तो आपको ये लगाना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर आप बिल्कुल सिंसियरिटी से देखेंगे और आप अगर इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे या मन में इसको रिपीट कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो thank you for watching, my dear students. See you in next lecture.